and member of HRD Advisory Committee to chair this session, please. So let's welcome him, please. He's taking a seat on the dais. Dr. Bhagirat Prasad, former Vice Chancellor, Indore University and Member of Parliament and member HRD Advisory Committee. I also invite the speakers of the session, Professor Talat Ahmed, Vice Chancellor, Jamia Millia Islamia, Dr. Jaspal Singh, Vice Chancellor, Punjabi University, Patiala, Professor Siraj Hassan, Distinguished Professor and former Director of Indian Institute of Astrophysics, Bangalore, Mr. M.A. Fatmi, former Minister of State, Human Resource Development, to please take their seats on the dais. Okay, he's coming. He's coming. We are gathered here now for the next session on educational development of weaker sections in India. According to the Indian Constitution, scheduled castes, scheduled tribes, and minorities are weaker sections of the nation. Successive governments have paid special attention to their educational advancement. This seminar is being organized to discuss and review various issues related to the topic. For example, impact of government schemes for educational and economic upliftment of weaker sections, suggestions for improving scientific and technical education among weaker sections, learning and acquiring knowledge of emerging technologies among these sections, and teaching of mathematics to them. The session will begin with the opening remarks to be given by the chairman, Dr. Bhagirat Prasad, former Vice Chancellor, Indore University. Sir, please. हाँ कुछ बैकग्राउंड हाँ आज के सेमिनार एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ वीकर सेक्शन इन इंडिया, इसमें उपस्थित हमारे बीच प्रोफेसर तलत अहमद, वाइस चांसलर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी इस्लामिया, डॉक्टर जसपाल सिंह जी, वाइस चांसलर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, और एक्स मिनिस्टर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिस्टर M.A. फातेमी, और डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, ये बड़ा ही एक शानदार प्रयास किया गया है, क्योंकि लोकतंत्र
में इक्वलिटी, बराबरी का दर्जा, ये बहुत ज़रूरी है। और हर आदमी की डिग्निटी बराबर हो, उसकी कीमत बराबर हो। केवल वोट देने से ही बराबरी नहीं मिल जाती। तो ये बराबरी यदि करना है तो सबसे ज़्यादा पावरफुल माध्यम है एजुकेशन। और कुछ इतिहास की परिस्थितियों से, कुछ अन्याय उत्पीड़न से, कुछ सामाजिक व्यवस्था से कई लोगों को शिक्षा नहीं मिल सकी भारत में। अंग्रेजों ने भी फूट डालो और राज करो की नीति से कभी हिंदुओं को उचकाया, कभी मुसलमानों को उचकाया, कभी दोनों को दबाया। उसमें विशेष रूप से हमारे सामाजिक व्यवस्था में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक, इनके साथ अभी न्याय नहीं हुआ है। और हम लोगों ने 70 साल तक इंतजार किया कि हमारे साथ न्याय हो। मैं समझता हूं यदि वास्तव में न्याय चाहते हैं और सत्ता चाहते हैं, बराबरी का दर्जा चाहते हैं, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना हो। अपनी शक्ति से ही हम आगे आ सकते हैं। तो एक अच्छा प्रयास है कि हम ध्यान दें किन परिस्थितियों ने इन कमजोर वर्गों को शिक्षा से वंचित रखा है और कैसे यहाँ शिक्षा और क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे बच्चों को मिले। क्योंकि हमारा अब प्रतिस्पर्धा, बराबरी केवल बेंगलोर, बम्बई, कलकत्ता से नहीं, हमारे बच्चों की बराबरी अमेरिका, जापान, चाइना, इंग्लैंड के बच्चों से। ये विलियम फ्रीडमैन ने एक किताब लिखी, द वर्ल्ड इज फ्लैट। वो यही बताते हैं कि अब दुनिया अब गोल नहीं रही, संचार माध्यमों के माध्यम से अब चपटी हो चुकी है। अर्थात हम एक बराबर के प्लेन पे आ चुके हैं। तो जो कुछ अच्छा जापान में हो रहा है वो हमारे यहाँ भी होना चाहिए, जो कुछ अमेरिका में हो रहा है हमारे बच्चों के द्वारा होना चाहिए। तो उस तरह क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम में, हमने दीनी तालीम की तरफ बढ़े और दीनी तालीम तक शिक्षा रखी। उससे हमें फ़ायदा उतना नहीं, दीनी तालीम के साथ हमें मॉडर्न एजुकेशन को भी जोड़ना हो। हमें मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश की शिक्षा भी देना होगी। और इसके साथ ही वो बच्चे जब आगे आएंगे तो किसी भी लेवल पर जनरल शिक्षा में ज्वाइन कर सकते हैं, हायर एजुकेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है। मैं मध्य प्रदेश में 10 साल प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर रहा हूँ। मैं मूलतः आईएएस अफसर हूँ, फिर वाइस चांसलर रहा, अब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। तो मैंने पाया कई जगह उर्दू स्कूल्स हैं, तो छोटे बच्चों, लड़कियों की गर्ल्स स्कूल में मैंने देखा कि दरख्त की जगह वृक्ष लिख दिया, जवाब नहीं दे पाए। तो अब जरूरी है हम अपने दायरे से बढ़ें और मॉडर्न एजुकेशन में क्वालिटी, हाँ, पर जबकि उन बच्चियों की शिक्षा, इतना कमिटमेंट है उनके, गरीब बच्चों पढ़ाई के प्रति इतनी ललक है, तो हम उनको सब कुछ दें जो उनको सक्षम बनाए दुनिया से लड़ने के लिए। तो आज जिस तरह से हालात पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा
कि कुछ देश जो धार्मिक कट्टरता कर रहे हैं, चाहे भारत में हो या बाहर हो, वो किसी के हित में नहीं। आज जरूरी है आधुनिक शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन के साथ अपने समाज को डेवलप करिए, देश को विकसित करिए। देश के विकास में हिस्सेदारी करना जरूरी है और यही आपको सत्ता दिलाएगा। आप अलग रहते हैं तो पिछड़ जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि कमजोर वर्गों की शिक्षा, विशेष तरह से गरीब वर्ग की शिक्षा, ये हमको ध्यान देना होगा। और अभी कई जगह प्राइवेट स्कूल्स बहुत खुल गए, प्राइवेट कॉलेजेस सब जगह बहुत खुल गए, पर मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के नाते, एचआरडी में स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर होने के नाते मैं बार बार कहता हूं कि ये प्राइवेटाइजेशन शहरों तक सीमित है। जहां उनको ज़्यादा फीस मिलेगी वहीं प्राइवेटाइजेशन आएगा। जहाँ लोग गरीब बसते हैं, आदिवासी बसते हैं, गरीब मोहल्ले हैं, वहाँ उपेक्षा हो रही शिक्षा की। वहाँ क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाना हमारे लिए अनिवार्य है। हम पूरी ताकत लगा दें, ये हमारा हक है। हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, यूनिवर्सल एजुकेशन चाहिए। इस मिशन को मुस्तैदी से हमें आगे बढ़ाना है। यहाँ ये कि सेमिनार होके न रह जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आवाज़ आपको बुलंद करना होगी, गरीब मोहल्लों में जाना होगा। वहाँ के बच्चों में जो लगन है पढ़ने की, तो उनको सामग्री नहीं, पढ़ने का मौका नहीं, अच्छा वातावरण नहीं, तो वो सब कुछ हमें देना होगा। और ये 21वीं सदी की रफ्तार बहुत तेज़ है। यदि हम थोड़े पिछड़ते हैं तो बहुत पिछड़ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ इस सेमिनार से मैं एक कमिटमेंट, संकल्प लेके निकले कि हम जो कुछ सुन रहे हैं, जो कुछ यहाँ चर्चा होगी, उसको मैदान में जरूर जमीन पे उतारेंगे। भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए हम सुपर पावर का सपना देखते रहेंगे तो गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए, सुपर पावर का सपना पूरा नहीं होगा। यदि हम गरीब लोगों को, अल्पसंख्यकों को यदि मैं अच्छी पढ़ाई करा दी, अच्छी टेक्निकल एजुकेशन दे दी, तो निश्चित रूप से भारत कुछ ही समय में सुपर पावर होगा। भारत का लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि कोई भी वीकर सेक्शन का विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। आज चूंकि प्राइवेटाइजेशन के कारण लोग शिक्षा को बेचने लगे और लोग खरीदने लगे। जो पैसे वाले हैं शिक्षा खरीद रहे हैं। जो सेठों के, बड़े नेताओं के बच्चे, नालायक बच्चे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भर्ती हो जाते हैं पैसे के बल पर। बड़ी जगह पहुंच जाते हैं और अपने को योग्य बता करके अपनी सुपीरियरिटी जमाते हैं, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे मैनेजमेंट में हो, चाहे बिजनेस में हो। परंतु यदि हमारा कमिटमेंट सच्चा है, सच्चाई के साथ यदि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो एपीजे कलाम साहब का उदाहरण हमारे सामने। वो विदेश में नहीं गए, न उनको मौका मिला, पर उनकी प्रतिभा थी, उनकी लगन थी, और लगन मेहनत के सहारे उन्होंने चमत्कार किए और उस चमत्कार को दुनिया ने माना और भारत के राष्ट्रपति बने। और कई राष्ट्रपति तस्वीरों में रह जाते हैं, पर आज वो हमारे बीच में नहीं है। आज भी हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारा बच्चा केवल अल्पसंख्यक ही नहीं, सभी देश के सभी बच्चे एपीजे कलाम से प्रेरणा लें। एपीजे कलाम को जो कठिनाइयां आई पढ़ने में, वो हम अपने बच्चों को कठिनाई न होने दें।
उनको एक अच्छा माहौल दें, तो निश्चित रूप से हमारे पास हीरे हैं, वीकर सेक्शन के पास हीरे। थोड़ा तराशने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, निश्चित रूप से हम कामयाब हैं। विज्ञान भवन की सभा हमें प्रेरित करेगी कि भारत का यदि निर्माण करना हो तो वीकर सेक्शन को हमें शिक्षा देनी होगी, क्वालिटी एजुकेशन देना होगी, और वो जब अपने झोंपड़ियों में से गरीब मोहल्लों से जो निकलेंगे वो भारत को मजबूत बनाएंगे, दुनिया की सेवा, मानवता की सेवा में आगे आ जाएंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस सेमिनार और चर्चा की सफलता की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your inspiring words. I think you just touched just the right chord with the audience. And I hope that Duty Society and all people present here will carry out your message and undertake projects on the guidelines which were enumerated by you. We do hope that we can carry out your message in the best way you have told us to do so. Thank you once again, sir. Okay, we begin with the speakers of this session. I will now invite Professor Talat Ahmed, Vice Chancellor, Jamia Millia Islamia, to present his views. Well, let me say a few words about him. He obtained his MSc degree in geology from Aligarh Muslim University, PhD from Jawaharlal Nehru University, and 3 postdoc fellowships in foreign universities. He is a fellow of National Academy of Sciences and Indian National Science Academy. He was professor at Department of Geology, University of Delhi, and Vice Chancellor of University of Kashmir. He is also recipient of National Mineral Award, Government of India. With these words, I invite him to present his views here. Thank you so much. Assalamu alaikum, all my Alligerian brothers and sisters. Shri Bhagirath Prasad Sahab, Member of Parliament, Janab M.A. Fatmi Sahab, ex-HRD Minister of State, Dr. Jaspal Singh, Dr. Siraj Hassan Sahab, Zafar Suresh Wala Sahab, Lieutenant General Zamiruddin Shah Sahab, Vice Chancellor Aligarh Muslim University, Dr. Nadeem Tareen Sahab, Professor H. Siddiqui Sahab, Professor D.P. Agarwal Sahab, my other colleagues, friends, and my dear students. This is a great opportunity to interact with you all, particularly the youngsters who are going to be the backbone and the future of our country. And at the same time, to also have people who have lots of experience and who have lots of contributions in education of the country at different levels. I think our Vice President of India, Muhammad Hamid Ansari Sahab, and followed by him, Shri Bhagirath Prasad Sahab, they have covered the real chord and the main issues of education in our country. There are problems. We know that we cannot have a very excellent higher education till we have excellent schooling system in the country. Unfortunately for us, that we have been got independent long time ago, but still we don't have a strong school education, and the school education is again some of them are very elite but very few. Majority of the school, they are requiring even very inferior type of infrastructure which is not present. Many times the teachers are
very few to teach the large number of students. So we are not surprised that the statistics that Hamid Ansari Sahab was giving, that more than 6 lakhs of our children, they are still out of school, some time back. I don't know which year he was referring to. So first of all, we have to put most of our energy to have a good schooling system. It should be unique. The other difficulty is that there is lots of diversity. So you have from CBSE to ICSE to different boards and different state education system. And there is again lots of difference between the schools which are fully equipped and very rich ones, where they have all teachers, and compared to that, some schools, they have very, very little. Even the teachers are not so many, to take care. But as Bhagirath Sahab was telling, that most of the intelligent people come out from these schools only. So we should try to make some system, even when they pass out from school, we should have some arrangements for those who are not getting the proper, because see, these days this is a global age. You don't, you should not think that you can do without knowing English, proper English. So there has to be some arrangement in the university, in the school, to give proper training in English, because tomorrow for any interview you go, you need to know good speaking English and also writing skill. So these days we are talking about skill development. But I feel that skill development is not only technical skill development, but also your expertise in certain language, because the lots of languages are coming, lots of jobs are related to languages. I was seeing that the topic is very important, that it is weaker section, but I feel that it is not only weaker section, it is the whole lot of population of the country is suffering in terms of the standard of education and how to improve upon that. So I would suggest that we should have more and more schools. There are lots of students. Now I see in Jamia Millia and earlier also when I was in Dehradun, that you don't have many schools where children can go easily to school. So obviously they have to be out of school. So we have to have more and more good quality schools, be it from the villages, from small township to Delhi. Delhi, we are seeing that so many applicants will be there, and then they keep moving around and they don't get admission in proper schools. These needs to be looked into very, very seriously. We should have those who are having the chance to go to the university. We should have very good and very high standard of education if we want to compete internationally. And high education should have lots of component of research, because until unless you mix research with teaching, you are not going to teach anything which is going to be modern. And you will not be able to teach the latest things or latest subjects to your students until unless you do research. So research is not that it is something separate, it has to be part of the education system. Even in our training for graduation and post-graduation, there has to be a component of research, which many universities have now started, even something known as MSc research and masters in research. Because it is, if country has to take a leap, any country, they have to do some innovative work. If you just follow what is
going on for many years. It is not going to make any change until unless you come out with some out-of-box thinking and trying to have something which is, the other countries have not yet started. So we have to look into new areas. And India has done similar things in terms of IT. At least we know that we are the leaders in IT. And similarly, there are many new areas which are coming up, like nanotechnology, which has lots of features. And in future, these are going to be day-to-day life, like what earlier, when we were young, nobody was knowing and nobody was having phones. Only those who were very powerful people used to get telephones in their houses. Otherwise, most of them, they were not. But now it's a revolution, so everybody has. Similarly, nanotechnology, I feel, is very important area which will have futures of the country. Another area where we have to put more stress will be alternative energies, because we know that all the fuels that we are using to get energy is finally going to be finished sometime. But if we go for solar and wind and many of these unconventional energy, that will be future of the country. And we have already started such activities in Jamia, and I also would like to see that other universities should also think about these areas of science and technology. So these were some of the thoughts. In fact, I was told that my being one of the speaker was announced long back, but I came to know only in the afternoon that I am supposed to be talking something here. So these were some of the thoughts that came to my mind, and I am very sure my other speakers will come out with some more interesting and important suggestions. Thank you so much. Thank you, Professor Talat, for sharing your views with us. I think especially the point where you mentioned the stress on skill development, which I think is the need of the hour and will empower the younger generation with the capability to take up jobs without too much of higher education. So the next speaker of this session is Dr. Jaspal Singh, former High Commissioner to Mozambique and Swaziland, and currently Vice Chancellor of Punjabi University, Patiala, for the third term. He obtained Master's degree in Political Science from Aligarh Muslim University and PhD from Punjab University, Chandigarh. He has authored many books and 200 articles in Sikh history and is an erudite scholar and exponent of Sikh theology and practice. And he recently received Sahitya Academy Award in 2015 for medieval literature. Incidentally, his wife, Dr. Jagjeet Kaur, obtained her MSc in mathematics from Aligarh Muslim University itself, and I believe she was one of the best students there in the department at the time. With these words, I invite Dr. Jaspal Singh to share his thoughts with us. मैं अपना लेक्चर लिख के लाया था, पर मैं वो नहीं बोलना चाहता। मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, सिद्दीकी साहब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे मौका दिया 40 साल बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की फैकल्टी या उसकी एलुमनाई और उससे जुड़े हुए प्रोफेसर साहिबान और स्टूडेंट्स के साथ मुखातिब हो सका हूँ। मैं दिल से आपका
और ये भी ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी जो दिन मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बिताए थे एज ए स्टूडेंट ऑफ एमए पॉलिटिकल साइंस और फिर डिप्लोमा इन फॉरेन अफेयर्स उस वक्त हुआ करता था, मुझे पता नहीं अब है कि नहीं, तो मैं सारी ज़िंदगी वो दिन नहीं भुला सकूँगा। वो हसीन लम्हे हमेशा मेरे सीने के करीब रहेंगे, ऐसा मुझे एहसास है, दिल से ये बात बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी भी अभी उन्होंने बोल दिया कि वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, तो मुझे अपने नंबर याद आने लगे। तो वो भी डॉक्टर जगजीत कौर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की स्टूडेंट रही हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, और मैं बहुत बहुत इमोशनल होकर कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा। बहुत यादें हैं, बयान नहीं कर सकता, ये मौका भी नहीं है और मुझे लगता है दस्तूर भी नहीं है। इसलिए मैं जो आज का मुद्दा है जो मैंने लिख के लाया हूँ वो तो नहीं, कुछ ख्याल। एक वाक़या मुझे याद आता है, उस्तादों की बात हो, बड़े लोगों की बात हो। हमारे वाइस चांसलर हुआ करते थे उस ज़माने में AM खुसरो साहब, और मुझे याद है कि मेरे MA में, अब मैं उस वजह से नहीं बोल रहा जो मैंने पहले बताई है, मेरी MA में फ़र्स्ट क्लास थी और उस ज़माने में पॉलिटिकल साइंस में फ़र्स्ट क्लास आना बहुत मुमकिन नहीं होता था, आम तौर पर नहीं आते थे उतने नंबर। और वाइस चांसलर साहब सामने बैठे हैं। फिर मैंने डिप्लोमा इन फॉरेन अफेयर्स में हाईएस्ट, मैं टॉपर था फॉरेन अफेयर्स के डिप्लोमे का। तो एक दिन खुसरो साहब, क्योंकि मैं सरदार था, शायद पूरे ब्लॉक में अकेला पगड़ी वाला सरदार था, तो वो मुझे पहचानते थे कि यहाँ पर एक सरदार लड़का भी पढ़ता है। तो मुझे पूछने लगे कि तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आए हैं, फॉरेन अफेयर्स का डिप्लोमा भी तुमने किया है, क्या बनना चाहते हो? तो मेरे मुंह से मैंने कहा, इन्होंने पूछा है तो कुछ भी बोल दो। मैंने कहा मैं एम्बेसडर बनना चाहता हूँ। तो उनके मुंह से मुझे लगता है इत्तेफाक से निकल गया होगा कि इंशाअल्लाह ज़रूर बनोगे। और मैं दिल्ली पढ़ाता था पॉलिटिकल साइंस, मैंने 27 साल पढ़ाई है। एक दिन मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस से फ़ोन आता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपको बुलाया है और आपकी अपॉइंटमेंट एज एम्बेसडर जो है वो फाइनल हो गई है। ये तो मैं नहीं कहूँगा कि मुझे पहले याद खुसरो साहब की आई, पहले मुझे खुदा की याद आई कि क्या मेहरबानी है, घर बैठे बैठे आपको इनविटेशन मिल रहा है। पर मुझे उसी वक्त खुसरो साहब याद आ गए, उस्ताद याद आ गए, टीचर याद आ गए, वाइस चांसलर याद आ गए कि उनके मुंह से निकले हुए लफ्ज़ कैसे हकीकत बन रहे हैं। बहुत सी बातें हैं जो मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में कह सकता हूँ, पर मैं एक बार फिर सिद्दीकी साहब का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 1975 में मैंने MA किया था, 2016 है और आज आप लोगों के बीच में कुछ कहने का मुझे मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए इज़्ज़त अफजाई है, मेरा सम्मान है। जो जिस मुद्दे पर बात हो रही है, मैं उसमें सिर्फ एक बात, एक नुक्ता मेरे जहन में है। सदियों से इस देश में एक प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन चल रहा है, सदियों से।
लोगों को बाहर निकालने का। किस में से बाहर निकालने का? फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। उससे बाहर निकालने का एक प्रोसेस लगातार चलता चला आ रहा है, और ये इतना खतरनाक साजिशी किस्म का प्रोसेस है कि अगर कोई तबका उस प्रोसेस से, डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उससे अगर बाहर निकाल दिया जाता है और वो फिर दोबारा उसमें आने की कोशिश करे, वापस आना चाहे मेन स्ट्रीम में, तो बहुत से लोग इकट्ठे होकर उसको रोक देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम सेंटर स्टेज पर नहीं आ सकते। जहाँ पर कुछ खास लोगों का, जिसको हम कई बार कह देते हैं कॉरिडोर्स ऑफ पावर जो है, पर उन लोगों का दखल कभी भी नहीं हो सका। सदियों से ये प्रोसेस चल रहा है, और इस प्रोसेस को अगर कोई उल्टा करने की कोशिश करे, बदलने की कोशिश करे, तो सब इकट्ठे होकर उस प्रोसेस में शामिल हो जाते हैं कि ये लोग वापस ना आए। ये भी होता रहा है, यहाँ तक भी होता रहा है कि जिन लोगों को बाहर निकाला गया, एक्सक्लूड किया गया सदियों से, उन लोगों को घर के नज़दीक कुएं से पानी भी नहीं भरने दिया गया। उन लोगों के साथ खाने पीने का जो एक किस्म से होता है, सांझ होती है, वो भी ख़त्म कर दी गई। से और इस प्रोसेस का सबसे बड़ा जो खतरनाक नुक्ता है वो ये है कि अगर ये वापस आना चाहते हैं, सेंट्रल स्टेज में आना चाहते हैं, बीच में आना चाहते हैं, तो सब इकट्ठे होकर उनको बाहर निकाल देते हैं। मैं कुछ दिन पहले एक पढ़ रहा था कोटेशन नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन की, जो आज के हालात के ऊपर पूरी तरह मुझे लग रहा है, हो सकता है कि थोड़ी एक्सट्रीम किस्म की मेरी बात हो, पर मुझे वो कोट बहुत अच्छा लगा। बात हो रही है बुलेट ट्रेन चलाने की, बात हो रही है स्मार्ट सिटी बनाने की। तो अमर्त्य सेन ने कहा था, डू वी वांट बुलेट ट्रेन्स एंड स्मार्ट सिटीज of uneducated and unhealthy people? क्या हम अनएजुकेटेड लोगों की स्मार्ट बुलेट ट्रेन बनाना चाहते हैं? एजुकेशन तो हम दे नहीं पा रहे। अभी बात कर रहे थे तलत साहब, और उससे पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब कह के गए हैं कि स्कूलों में कितने लोग दाखला ले रहे हैं जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं। मैं अर्थमेटिक में नहीं जाना चाहता, फिगर्स में नहीं जाना चाहता, हम सब जानते हैं। अगर स्कूल में दाखला ले लेते हैं वीकर सेक्शन के लोग, तो क्या वो हाई स्कूल तक पहुंचते? क्या वो लगातार पढ़ते हैं या ड्रॉप आउट हो जाते हैं? और कितने लोग जनरल कैटेगरी के ड्रॉप आउट होते हैं, और कितने माइनॉरिटी कम्युनिटी के और वीकर सेक्शन के लोग ड्रॉप आउट होते हैं? हम लोग सब फिगर्स को जानते हैं। ज़्यादा लोग जो हैं वीकर सेक्शन के, माइनॉरिटीज़ के ड्रॉप आउट होते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के हवाले से। और जब एलिमेंट्री एजुकेशन ही नहीं होगी तो हायर एजुकेशन में कैसे पहुंचेंगे? तो ये ट्रेजेडी है। तो मुझे लगा कि सबसे पहला अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो ये है कि आप एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी दें, स्मार्ट सिटी को और बुलेट ट्रेन को नहीं। आपकी प्रायोरिटी वीकर सेक्शन तक एजुकेशन पहुंचाना होना चाहिए, ना कि ठीक है आप बना लीजिए, स्मार्ट सिटी भी बना लीजिए, बुलेट ट्रेन भी बना लीजिए। अगर वीकर सेक्शन को आप पढ़ाई लिखाई की सहूलियत देने के बाद ये कर सकते हैं तो कर लीजिए, पर एट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन टू द वीकर सेक्शन, एट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी स्टूडेंट्स। अगर आप स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, फिर आप हेल्थ के बारे में क्या सोचते हैं? कितने लोग
किस कॉस्ट पर लोगों को हेल्थ केयर मिल रही है ये आप जानते हैं। तो मुझे लगा कि ये कोट बहुत बढ़िया है और हमारी जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको इस कोट पर ध्यान देना चाहिए। डू वी वांट स्मार्ट सिटीज़ and bullet trains of uneducated and unhealthy people? No, we don't want smart cities and bullet trains of uneducated people. एक कोट और मुझे अभी याद आ रहा था, स्वामी विवेकानंद। उन्होंने अपनी एक आर्टिकल में बहुत खूबसूरत एनालिसिस किया है। वो ये बोलते हैं कि इस देश में, जिस देश को हम ऋषियों का देश कहते हैं, जिस देश को हम वेदों का देश कहते हैं, जिस देश को हम धर्मी लोगों का देश कहते हैं, इस देश में 2 गुनाह सदियों से हो रहे हैं। और फिर वही बात वो ये बोलते हैं 2 गुनाह हैं। एक गुनाह जाति के आधार पर, तबके के आधार पर, स्टेटस के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट से। और दूसरा जेंडर के आधार पर, औरत और मर्द के आधार पर आधी जनता को, आधे लोगों को फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बाहर किया जा रहा है। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं 2 गुनाह, ये 2 गुनाह इस धरती पर सदियों से होते आ रहे हैं। और उस धरती पर, जिस धरती को हम ऋषियों मुनियों की धरती कहते हैं, एक जगह वो बोलते हैं जेंडर के डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, औरतों को बाहर निकालने के बारे में। बाहर निकालने का मतलब ये है कि आप उनको एजुकेशन की सुविधा नहीं दे सकते, आप उनको बराबरी नहीं दे सकते, तो बाकी आपने क्या करना है। तो वो ये बोलते हैं कि एक पंछी, एक परिंदा क्या एक पंख से उड़ान भर सकता है? जिस तरह कोई पंछी, कोई परिंदा एक पंख से उड़ान नहीं भर सकता, इसी तरह अगर आप आधी जनता को के आधार पर या जेंडर के आधार पर बाहर निकाल देंगे और चाहेंगे आप कि मैं विकास की उड़ान भरूंगा, तो आप झूठ बोल रहे हैं, हो ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है कि आप पर काट दें एक वीकर सेक्शन के नाम पर, जाति के नाम पर, इकोनॉमिकली बैकवर्ड के नाम पर, रूरल के नाम पर, उनको आप कोई सहूलत ना दें, और जो उड़ान का पंछी है उसका एक पंख काट दिया गया और फिर आप कहें कि हम विकास की उड़ान भर लेंगे, तो ये एक लिहाज से गलत बोल रहे हैं आप, ये बात ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों की जो थॉट है उससे हमको कुछ सीख लेनी चाहिए। मेरी मादरी, अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले मादरी ज़ुबान की, मेरी ज़ुबान मादरी ज़ुबान पंजाबी है, इसमें कोई शक नहीं, पर उर्दू से मुझे प्यार हो गया। 2 कारणों से हुआ। मैं रहने वाला जम्मू कश्मीर का हूँ, मेरा घर वहाँ है, और पढ़ाई मेरी अलीगढ़ में हो गई, तो मुझे उर्दू ज़ुबान से और शायरी से प्यार हो गया। और इतना प्यार हो गया कि कई लोग मुझे, अभी मुझे साहित्य अकेडमी का इनाम पंजाबी ज़ुबान में मिला, और मुझे एक दिन पकड़ लिया गया कि आपकी पंजाबी में उर्दू बहुत शामिल होती है। जब भी आप पंजाबी लिखते हैं उसमें बहुत से अल्फाज जो हैं, बहुत से ऐसे कोट जो हैं वो उर्दू के आ जाते हैं। तो मैंने कहा इसका जवाब मैं फिर कभी दूंगा। मैंने बाबा नानक के हवाले से जवाब दिया, टीवी ऑन था, मुझे पूछ रहे थे कि आपकी पंजाबी की लिखतों में उर्दू बहुत है, तो मैंने कहा गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लीजिए, गुरु नानक देव जी का एक उसमें कंपोजिशन है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, हका कबीर करीम तू ब्याह परवदगार, दुनिया मुकाम फ़ानी तहकीक दिलदानी, ममसर मुए अजराइल गिरफ्ते दिलहेच नदानी, जन पिसर पदर बरादरा कसनेस दस्तंगीर, आखिर बेअफ्तम कस न दारद चूँ शबद तकबीर, सब रोज गश्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल, गाहे न नेकी कार करदम ममई चिनी अहवाल, बद वक्त हम चो बखील गाफल बे नज़र बेबाक, नानक भुगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक।
जब मैंने टीवी वाले को ये सुनाया कि मैं गुरु नानक का सिख हूँ और गुरु ग्रंथ साहब में ये कंपोजिशन गुरु नानक देव जी की पर्शियन उर्दू की है, वो पढ़ लो, कहना जनाब बहुत बढ़िया हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो मुझे भी थोड़ा लगाव उर्दू से हो गया। तो मैं अपनी बात ख़त्म करने के लिए एक शायर की बातें कहना चाहता हूँ। वो कहता है बहुत अंधेरा, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। है बहुत अंधेरा, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। फूल की तरह जो जिया वो यहाँ मसला गया, फूल की तरह जो यहाँ जिया मसला गया, जीस्त को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। छीनता है जब तुम्हारा हक कोई, उस वक्त तो आंख से आंसू नहीं शोला टपकना चाहिए। है बहुत अंधेरा। एक और शायर दुष्यंत हुए हैं, उर्दू शायरी उनकी बहुत 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 मकबूल है, हिंदी उर्दू मिक्स शायरी है उनकी। वो कहते हैं हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। मेरी पीड़ जो है, मेरी तकलीफ़ जो है वो पर्वत की तरह बड़ी हो गई है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलना चाहिए। अब हम दीवारें हिलाना चाहते हैं कि बुनियाद हिलाना चाहते हैं, ये हमने देखना है। बुनियाद तब हिलेगी जब वीकर सेक्शन को, जब मार्जिनाइज्ड लोगों को, जो लोग पछड़ गए हैं किसी कारण से, हमारी गुनाहों की वजह से, उनको जब तक हम साथ में नहीं। तो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना, खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। फिर शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. Jaspal, for conveying your thoughts with the beautiful quotes. I think it woke up everyone. Whoever was sleeping here, I think, woke up. And also for touching a very sensitive issue, warning us of the things to come if the development in India continues to be lopsided as it is today. So we continue with this session, and the next speaker is Professor S. Siraj Hasan, now Distinguished Professor and former Director of Indian Institute of Astrophysics, Bangalore. He did his BSc Honours in Physics from Aligarh Muslim University, and after post-graduation from Delhi University obtained Doctorate in Astrophysics from University of Oxford, UK. He has held visiting faculty positions in many premier international institutions such as Universities of Harvard, Oxford, and London, and also recipient of prestigious international fellowships. He has more than 100 research publications to his credit, and his work is widely cited. With these words, I invite Professor Siraj Hasan to share his views with us. श्री भागीरथी साहब, फातिमा साहब, Dr. Jaspal Singh, Dr. Talat Ahmed, distinguished guests, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank the Duty Society for this great honor that they have bestowed on me
And particularly, I am thankful to Professor Siddiqui, Dr. Nadeem Tareem, and other members of the Duty Society for this recognition. I would like to begin by paying my homage to my late parents from Aligarh. They brought me up in the best traditions of Aligarh, which in the 50s and 60s was a model for the whole country. The atmosphere at home was a lively one, with students coming in and out all the time, and the doors of our home were always open to students and of course also to anybody at any time of the day. So I would like to also I would like to express the support that I have received all along the way in this journey from my wife, Sultana, who has come to Delhi, but unfortunately cannot be with us today because she just fell seriously ill this morning, and so unfortunately she cannot attend this function. I began my schooling. I hope you don't mind if I can indulge a little bit about my association with Aligarh. I began my primary schooling at Minto Circle. I don't know how many of you are familiar with Minto Circle, but I consider Minto Circle, in fact, a very important part of my schooling, and that's where I started. Unfortunately, I could not continue further in Minto Circle, and my parents sent me for boarding outside Aligarh. But I had decided that as soon as I get the opportunity, I must come back to Aligarh, which I did, to do my BSc honors, and I spent 3 wonderful years in Aligarh. And these years, I also recall my teachers in the physics department. It was a very unique style of teaching. I mean, I have been to many institutions, but I've never seen physics taught in this characteristic, unique style with humor and enjoyment and laughter. And I think those years that I spent in Aligarh, those 3 years in the physics department, have sort of formed a permanent impression on my personality and outlook on life. Now, looking back at all these years in Aligarh, unfortunately, I could not continue my association with Aligarh again. You heard already, I went to Delhi, then to Oxford. And I joined, after I finished my doctorate, I joined the Indian Institute of Astrophysics. So I've been associated with this organization for most of my professional life. We have heard some very inspiring talks, and in fact, very erudite ideas, starting with Honorable Vice President, who quoted Nelson Mandela to say that education is what empowers us, and without education, we are nothing today. Now, I think these words also echo in many ways the fact that what are we doing in terms of education, of course, not only for the entire country, but also for the weaker sections. And this seminar focuses on what we are doing towards helping the weaker sections of society. Now, I ran an organization for several years. It was an education of higher learning, and it is very unfortunate when you look at the statistics. We heard that almost 75% of the people today who are not in the literary bracket come from the weaker section of society. And now when I look at the composition of people who were in my institute, I feel I almost hang my head down in shame that we really did not have a proper demographic. I mean, we were nowhere near having a proper representation of the weaker section of society. And I mean, this theme has been it has been coming out in the speeches, what we heard by several people. And what is it we need to do? We've also heard. I do not want to add to that, but I would like to just slightly change the focus of what we're hearing to
just draw your attention to the fact that there is an area which we heard earlier that there were certain areas like nanotechnology and non-conventional sources of energy. But I would also like to mention one area which I think today occupies is very much in the forefront of what's going on in the fundamental sciences, and that is space sciences and astronomy. And that's an area in which I have been working in, and in which, as I already mentioned, that we do need to get a larger involvement of the weaker section society. Now, I have a presentation which gives you a sort of a view. I will go through it quickly. I apologize if it seems somewhat technical, but I do feel that it is important to mention some of the highlights of what is going on in this area of space sciences, the area in which I work, which is the study of the sun. Now, many of you must have wondered when you see the sun as to really what is going on in there. What is it? What are the processes that make the sun shine? And I thought before I do that, should just show you some spectacular images of the sun which have recently become available and which tell us. I'll go through this quickly, but I do think that it gives you some flavor of what is going on in the space sciences. And this is an image, a composite image of the sun taken by a spacecraft, which shows the different temperatures of the sun. Red is about 60,000, and the blue and green is over 1,000,000 degrees. And you see that the sun actually has a lot of interesting dynamic processes going on. And what I show you here is a big eruption, and you can see the Earth for size comparison. So you can see that the sun actually has a lot of activity. I'll show you another example of this. Is a gigantic eruption which took place on the sun, lasted something like an hour or so, and then again back to normal life in a sense. This is another very interesting picture which shows you a powerful explosion which is called a solar flare. I'll probably go through these fast. This is another process which is the ejection of a large amount of material from the sun. Now basically, just to give you an idea, the sun is about 8 minutes, light minutes away from us. It's much more massive, much bigger, and it has a very interesting type of rotation, not like the Earth, which just rotates as almost the same everywhere. It rotates faster at the equator, about 26 days, and about 38 days on the poles. And this has a very interesting consequences for the generation of magnetic fields on the sun. This just gives you an idea that we are just a tiny speck. We are at the corner where you see 30,000 light years from the center in the Milky Way, and the size of the Milky Way is about something like 30,000 light years. I'll just move on. Now, I won't go into why do we study the sun, because we don't have enough time for that. But what makes the sun shine? What is the structure of the sun inside? How does the sun change in time? What is the influence of the sun on the Earth and climate? And what are some of the things that we are doing in India today to make a difference to this subject? So the sun was formed about 4.5 billion years ago as basically a clump of gas which basically collapsed under its own gravity. As it collapsed, it became hotter, and when it became hot enough, nuclear reactions could set in, and these nuclear reactions are what actually power the sun. Now, the internal structure of the sun is quite interesting. The energy, that is the nuclear reactions, actually take place in the core, which is about 25% at the center of the sun, and in the remaining regions, the transport of energy takes place. I won't go into all those details, but this shows you a cutout, a kind of a schematic picture of how this happens.
Now, the sun is actually not constant in time. Its light varies, and this variation in light, in its luminosity, affects the Earth in many ways. And one of the factors that influences our climate is the number of sunspots, and these were studied as way back as by the Chinese at 28 BC, and then later by Galileo, who used the newly invented telescope in 1609 to study sunspots. Now today, if you look at it through a modern telescope, you would see a picture which looks like that. If you look at the lower